तो हमने स्टार्ट लिया था कुरान की आयत से, और इसके अलावा जो है मैंने आपके साथ वीक नंबर 4 जो हमारा ये है इसके लेक्चर आउटलाइन डिस्कस किया। और मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट का क्या मतलब है? आप कुछ बताएगा इसका मतलब, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट? सर कॉस्ट हमारी वो खर्चा जो कि हमें किसी भी चीज को बनाने में आता है। हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, बस आप बिहेवियर बता रहे हैं। हमारे पास कॉस्ट जो है वो मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। बिहेवियर में फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट को जो डेवलप करने का, उसको बनाने का, उसको क्रिएट करने का, मैन्युफैक्चर करने का जो एक्सपेंस होता है उसको कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम, व्हाट डज इट मीन वॉल्यूम? काइंडली रिप्लाई दें। क्वांटिटी। क्वांटिटी, शाबाश। कितनी क्वांटिटी में छोटी बना सी रहे हैं चीज़ आप? है, मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें इंटरेक्टिव बेस हो। ऐसा ना हो कि आप में से शायद बहुत सारे ऐसे लोग हों कि ज्वाइन करके सो गए हों, बस ये है भी सोने का टाइम है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी है। सही है, तो वॉल्यूम जो है वो क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्वांटिटी है। प्रॉफिट हमें पता है, हमने इसको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा, अकाउंटिंग में भी पढ़ा। प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट और हमारा जो सेल प्राइस है उसमें कॉस्ट हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट है हमारा। तो इसको हम सीवीपी एनालिसिस कहते हैं। ये एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, cost volume profit analysis helps manager understand the interrelationship among cost, volume and profit। यानी मैनेजर जो है उसके लिए ये हेल्पफुल होता है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग में, जब वो डिसीजन ले तो उसमें ये कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट जो है, इन तीनों को जो इंटर रिलेशनशिप है, आर्टिकुलेशन जिसे कहते हैं, ये आर्टिकुलेट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसको वो सामने रखता है, मद्देनजर रखता है, जिसको कहा गया कि बाय फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन द इंटरेक्शन अमॉन्ग। अब वो कौन कौन सी, ये नंबर 1 पॉइंट, ये यानी इन तीनों की जो इंटर रिलेशनशिप है वो एक चीज़ है, पहली चीज़ है जिसको कहते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जब वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिटरमिन करता है उस वक्त इस इंटर रिलेशनशिप को अपनी फोकस में रखता है। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़। जब वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ रियल लाइफ एग्जांपल शेयर की थी डॉन ब्रेड की, जो फैक्ट्री है उसकी, तो वो प्रोडक्शन है 1 लाख पर आवर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो ह्यूज हो तो उस वक्त ये चीज़, तीनों इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को देखा जाए उस वक्त इसको देखा जाता है इन तीनों का इंटर रिलेशनशिप का। टोटल फिक्स कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की हो उसको डिटरमिन करना, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखना, रिलेशनशिप देखना, तो उसके लिए देखा जाता है। और मिक्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। मिक्स ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड के बारे में आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा, कोई बता सकता है आप में मिक्स ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है? शाबाश, एनीवन? गलत बताएं लेकिन बीच में पार्टिसिपेट करें, बताएं, मुझे रिप्लाई दें। मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सर ये जो प्रोडक्ट लाइंस होती है ना, जो प्रोडक्ट उस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन की हो। शाबाश शाबाश, वेल डन। मिक्स ऑफ प्रोडक्ट में जो मतलब प्रोडक्ट लाइंस जो होती हैं, जिस तरह आपने यूनिलीवर देखा तो देयर आर मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं यूनिलीवर की। नेस्ले की आपने देखा, वाटर, उसका नेस्ले वाटर बोतल भी कर रहा है, नेस्ले जो है मिल्क भी कर रहे हैं नेस्ले का, नेस्ले की चॉकलेट्स भी हैं, नेस्ले की डिफरेंट प्रोडक्ट है जो कि उनकी एक वैरायटी है। ठीक, तो नेस्ले हमारे पास है। एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस भी हो सकती है। जितना आपने देखा होगा आदम जी, तो आदम जी जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है। आदम जी जो है वो टेक्सटाइल मिल भी है, आदम जी जो है वो इंजीनियरिंग की भी है, वो इंश्योरेंस भी है। आदम जी एक बहुत बड़ा नाम है। इस तरह आपके सामने जो है गुल अहमद है, उसकी एक बहुत वैरायटी है प्रोडक्ट लाइंस की। तो अगर हम इस तरह देखा जाए, हम इस तरह देखा जाए तो आपके पास वैरायटी ऑफ, जिस आप देखें होंडा कंपनी है, तो होंडा में आपको वो ऑटोमोबाइल्स भी मिल रही हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, गाड़ियां भी हैं, जनरेटर्स भी हैं होंडा के। तो ये मिक्स प्रोडक्ट लाइन अस्सलाम है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बच्चे।
अच्छा, सर मेरा एक छोटा सा इशू है कि मैं सर गांव में हूँ एक्चुअली, तो मुझे छत के ऊपर जाके क्लास लेनी पड़ रही है और गर्मी ऊपर बहुत ज्यादा है। तो काइंडली अगर अटेंडेंस मेरी आप लगा दें, मैं कल इंशाल्लाह आ जाऊंगा, तो फिर आगे से रेगुलर लूंगा क्लासेस। यार ये अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि आप अभी छत पे बैठे हुए हैं, मुर्गियों के ढाबे में तो नहीं बैठे हुए? ऊपर यकीन जाने सर बहुत गर्मी है, कोई 38 40 का टेम्परेचर है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? सर सरगोदा। अच्छा, सरगोदा है। यार सरगोदा तो बहुत अच्छा वेल डेवलप एरिया है, आप किस तरह कह रहे हैं कि सर वेल डेवलप तो है, लेकिन गर्मी तो नहीं ना रुक सकती वेल डेवलप से। देखिए बात इस तरह है ना कि हम अभी ऑर्गेनाइज तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ लेक्चर है, ये अपलोड होगा आपकी SCMS में। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के इश्यूज आप ड्यूरिंग क्लास, ऑनलाइन क्लास डिस्कस ना ही करते, आप पहले बताते या बाद में। सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर मैंने कहा कि अटेंडेंस मेरी पहले ही कोई 6 छुट्टियां हो गई हैं, तो मैंने कहा आपको एक दफा बता दूं काइंडली, अगर आप लगा दें, अकोमोडेट कर दें मुझे। चलें ये बाद में फिर इस पर बात करेंगे, तो अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी आपको यही गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि इसको ऑनलाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ठीक ठीक है? है सर, इंशाल्लाह मैं फिर सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर वहां से देख लूंगा LMS से, तो काइंडली फिर अटेंडेंस लगा दीजिएगा। सॉरी टू इंटरप्ट सर। अच्छा, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमने ये देखा कि मैनेजर जो हैं वो इन तीनों कॉन्सेप्ट को, कॉस्ट को, वॉल्यूम को और प्रॉफिट को, इन तीन एलिमेंट्स को, इनकी फोकस होती है, अटेंशन होती है, ये 5 जो हमारे पास कैटेगरीज हैं इनको बेस बनाकर इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनको वो फोकस करते हैं। फिर इसके बाद हम ये डिस्कस करें कि जी ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, एक ये टूल है, जिस तरह एक इंजीनियरिंग में डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हाँ वो इंजीनियर्स अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, डॉक्टर्स टूल्स यूज़ करते हैं, तो इस तरह बिजनेस मैनेजर्स जो होते हैं वो जो एज अ टूल इसको यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए कि कितना प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर और सेल, और या नंबर 1 पॉइंट इसमें ये है व्हाट प्राइसिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए, नंबर 2 इसमें ये कहा गया, यानी प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्ट हो, कौन सी प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चर करनी है, सेल करनी है, उसके वॉल्यूम, उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइसिंग, ये तीनों चीज़ों इसमें डिटरमिन करना, उसकी पॉलिसी डिटरमिन करना, प्राइसिंग पॉलिसी इसके लिए करते हैं। नंबर 3 आप देखते हैं बहुत बहुत सारी कंपनीज जो हैं कोई इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारा 23 मार्च का था, इसी तरह हमारा इंडिपेंडेंस डे आएगा, तो उसमें वो डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, वो उनकी ट्रेड पॉलिसी होती है कि लेट से अगर आप ज़्यादा बल्क में परचेज करेंगे तो आपको हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, अगर आप थोड़े यूज़ करेंगे तो उसमें करेंगे। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा KNN का नाम सुना है ना आपने? KNN यस सर। क्या करती हैं? यस सर। KNN वाले जो हैं, आप उनकी मेंबरशिप करें, आप उनकी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनकी प्राइसिंग पॉलिसी ये है कि आप उनसे जब उनसे रेगुलर लॉयल कस्टमर हो जाते हैं तो वो आपको पॉइंट्स देते हैं, और उन पॉइंट्स के एवज आपको फिर डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, कुछ गिफ्ट के तौर पर देते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह बेशुमार कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, जो कि उनकी प्राइसिंग पॉलिसी डिटरमिन करने के लिए कि भाई हमने प्राइसिंग पॉलिसी रखनी है, वो प्राइसिंग पॉलिसी उनकी प्रमोशनल भी हो सकती है, वो प्राइसिंग पॉलिसी उनकी प्रोडक्ट ट्रेड के हवाले से भी हो सकती है कि वो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, वो प्राइसिंग पॉलिसी किसी प्रोडक्ट से स्पेसिफिक भी हो सकती है, किसी डे से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसा मैंने कहा इंडिपेंडेंस डे, और ये जिस तरह भी हमारा डिफेंस डे होता है वगैरह वगैरह, तो इससे रिलेटेड भी होता है, या ईद के इवेंट है, रमज़ान आ गया, इसमें प्राइसिंग पॉलिसी करनी है, तो वो पहले कॉस्ट तो अपनी देखेंगे, तो उससे रिलेटेड प्राइसिंग पॉलिसी बनाएंगे। थर्ड नंबर पे उन्होंने कहा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी होता है, किसी स्पेसिफिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अब आप जरा खुद देखें, सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो मार्केट्स है ना, वो आपने देखा होगा, कोई कंपनी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो स्टार्ट कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से लेते हैं, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो ये 3 शहर हैं जहां से वो होते हैं, फिर उसके बाद जो है जो अदर मेजर सिटीज हैं उनका नंबर आता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये जोग्राफिकल भी हो सकती है, अर्बन रूरल वगैरह वगैरह, ये स्ट्रेटजी जेंडर वाइज भी हो सकती है, मेल फीमेल, ये स्ट्रेटजी एज वाइज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर
न्यू बॉर्न बेबी के लिए मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज जो हैं, या उनके लिए मेडिसिन बनाने वाली वो अलग हैं, ओल्ड एज के लिए अलग फोकस करती हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप वाइज हो सकते हैं, ये भी इसमें प्राइसिंग पॉलिसी में आ सकता है। तो इनके पास स्टेटिस्टिक होता है, स्टेटिस्टिक मीन इनके पास फिगर्स होते हैं कि हमारी मुल्क की पॉपुलेशन कितनी है, उसका जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं। फॉर्चुनेटली मेरा इनसे वास्ता रहा है, और वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं तो उनसे मेरा वास्ता रहा है, तो उनके पास, या नेस्ले कंपनी और आप यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, इसको कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इनसे रिलेटेड जो कंपनी होती हैं, ये इनसे आपका अगर वास्ता पड़े तो आप को पता लगेगा, ये आपको डिफाइन करेंगे कि भाई आपके साथ डिस्कस करेंगे कि पूरे पाकिस्तान में कितने यूनियन काउंसिल्स हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने जोन्स में उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, और वो उसके हर जोन में कितनी टारगेट मार्केट है, उसमें पॉपुलेशन कितनी है, सब चीज़ें इनकी नॉलेज में होता है। तो ये प्राइसिंग, जब इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बुनियाद बनाकर भी प्राइसिंग की जाती है। और फोर्थ नंबर पे है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटीज टू एक्वायर। तो प्रोडक्टिव फैसिलिटीज, यानी अपनी, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डॉन कंपनी का मैंने हवाला दिया था आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, कि डॉन कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन, क्योंकि उनके पास उनका मार्केट शेयर मार्केट में ज़्यादा है, तो उन्होंने ज़्यादा उसको बरकरार रखने के लिए, कोई दूसरा कंपटीटर इंटर ना हो, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि न्यू मशीनरी एक्वायर की चाइना से, उसको इंस्टॉल किया, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले से ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को शेयर कैप्चर किया। तो ये इससे प्रोडक्टिव फैसिलिटी भी इसमें शामिल होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ये एज अ टूल यूज होती हैं, ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये टूल के तौर पर यूज होता है, और ये डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए होता है। तो हम तो, जिस तरह पहले कहा था हमने कि जी हम डिस्कशन कर रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसे कहते हैं। तो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट डिसीजन लेती है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट करते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये तमाम मैनेजरियल लेवल्स पर डिसीजन मेकिंग होती है, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एज अ टूल यूज होता है। द कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट, अब इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात की गई, तो इनकम स्टेटमेंट दो तरह की हैं। एक इनकम स्टेटमेंट जो नॉर्मल हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, वो इनकम स्टेटमेंट है। एक इनकम स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से है, जिसको कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें वो इम्पैक्ट चेक करते हैं, इन तीनों का देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, अगर हम कॉस्ट को, वॉल्यूम को और प्राइसेस को मद्देनजर रखें तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जजमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये तीनों जो हैं, ये इसके इंट्रोडक्शन से ये साबित हो रहा है कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है प्राइसेस की, कॉस्ट की और वॉल्यूम की डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है। ये एक, इसको मैं आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जांपल बनाने के लिए एक एग्जांपल दूंगा ऑडियोनिक की। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बुक है, हम जो पढ़ रहे हैं, गैरिसन नोरीन, अमेरिकन ऑथर है ये। तो ये अपनी इलाके की, हम यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ऑडियोनिक है, सोनी है कंपनी जो स्पीकर्स बना रहे हैं। और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपकी नॉलेज में है? सर JBL टॉप ब्रांड है। कौन सा? सॉरी, JBL। ABL। आवाज सर आपकी कम आ रही JBL। है। अच्छा, ये एक ब्रांड बता रहे सर हैं JBL। यस सर। अच्छा अच्छा, गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। तो ये अब ज्यादातर इनका मार्केट में आ रहा होता है, इस वजह से मैंने ऑडियोनिक का नाम ले लिया। और भी बहुत से बेशुमार कंपनीज होंगी, स्पार्क के नाम से मेरे ख्याल में एक है, स्पेस के नाम से है, सर बीट का भी है। बीट का भी नाम है। तो ये जो जिनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उनको ज्यादा इसके बारे में पता होगा। तो इसमें मैंने ऑडियोनिक को एज अ केस लिया। तो इसमें उनके, आप देखें कि उन्होंने कहा कि सेल जो है, लेट से 400 यूनिट्स ऑफ स्पीकर है। तो ये यूनिट्स आपने देखा होगा इनकम स्टेटमेंट में। अब कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट में और नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है कि यहाँ पर सेल के साथ यूनिट्स भी डिफाइंड है, बल्कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट्स का जिक्र नहीं करते, यहाँ पर यूनिट का भी जिक्र कर रहे हैं। तो हमारे जो सेल्स हैं, कितने वॉल्यूम हुआ है सेल? 400 स्पीकर्स हैं, तो उसकी प्राइस हमारे पास 1 लाख बन रही है ना। तो 400 को 1 लाख पर करें तो 250 पर यूनिट कॉस्ट आता है।
इसी तरह वेरिएबल एक्सपेंस दिया गया है तो वो हमें गिवन है 60,000, तो 60,000 को हम यही 400 पे करें तो 150 आता है, ठीक है। तो 250 में से जो टोटल सेल्स पर यूनिट प्राइस है 150 निकाल लें वेरिएबल एक्सपेंस, तो हमारे पास 100 आता है। इसी तरह इसको हम कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास फिक्स एक्सपेंस के लिए देखें कोई यूनिट कॉस्ट नहीं कैलकुलेट की गई, चाहे हम एक प्रोडक्ट करें, 1 स्पीकर मैन्युफैक्चर हो या वो 400 हो, सब के लिए ये $35,000 जो हैं ये फिक्स्ड हैं, इट विल रिमेन फिक्स्ड, अंडरस्टैंड। जिसमें आप एक प्रोडक्ट बनाएं या इसमें आप 400 प्रोडक्ट बनाएं, 4,000 प्रोडक्ट बनाएं, 10,000 प्रोडक्ट बनाएं, आपकी ये जो फिक्स एक्सपेंस है वो रिमेन फिक्स। इसी तरह हम तमाम एक्सपेंसेस इसमें से निकाल लें तो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट आ जाता है, जो कि यहाँ पर 5,000 है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सर जी बेटा। सर हम मतलब जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे उस पे हमारे एक्सपेंसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जी एक्सपेंसेस पे असर पड़ता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको साथ पहले डिस्कस किया था कि जिस तरह फैक्ट्री है, आप एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगाते हैं और उसमें फैक्ट्री का जो रेंट एक्सपेंस है वो फिक्स है, आप एम्प्लॉय को मंथली सैलरी दे रहे हैं वो फिक्स है, आप उससे काम लें या ना लें आपको सैलरी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक्सपेंसेस जो हैं ये फिक्स हैं, इस वजह से आप प्रोडक्ट एक बनाएं या 1000 बनाएं आपने उनको पे करना है, रेंट पे करना है। मशीनरी अगर आपने लीज पे लिया है तो लीजिंग अमाउंट पे करनी है, वो फिक्स है, रिमेन, अंडरस्टैंड। यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीनरी ली है वो लीज पर ली है, तो उसकी तो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना। आप लेट्स से मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने फोटोकॉपियर मशीनरी ली है और आप अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के साथ कि जी मैं यहाँ पर एक फोटोकॉपियर मशीनरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा और मैं छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, और वो आपको अलाउ कर देते हैं। तो अब आप जो है उसकी आपने लीज पे ली हुई मशीनरी, तो वो जो आपने स्पेस ऑक्युपाइड किया है उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हैं, वो जो मशीनरी आपने लिया है वो आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ये दोनों फिक्स हैं। आपने एक बंदा भी रख लिया वो भी फिक्स हो गया। तो फिक्स एक्सपेंस जो है वो रिमेन फिक्स है, चाहे आप एक प्रोडक्ट बनाएं या आप 1000 प्रोडक्ट बनाएं, आपने वो आप ये अंदाजा लगाएं, एज ए केस अपने जहन में इसको रखें, एज अ केस स्टडी कि ये आपने फोटोकॉपियर मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो आप 24/7 फैसिलिटी दी है, यानी वहाँ पर हॉस्टल भी है, तो आपने हॉस्टल और लाइब्रेरी भी है, जिस टाइम स्टूडेंट आए। हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह मैंने नहीं सुना हुआ कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जो कि 24/7 हो, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में मैंने सुना हुआ है, जिस तरह कांग्रेस लाइब्रेरी है जो कि वो 24/7 ओपन रहती है, लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह जहाँ पर फैसिलिटी, फिर वहाँ पर अगर बैठे रहें और सारा दिन चलता रहे 24/7, तो आप अगर फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज करें मशीनरी को, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, क्योंकि वो तो एक्सपेंसेस फिक्स हैं। तो यहाँ पर नोटिस दैट सेल वेरिएबल एक्सपेंस एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन आर एक्सप्रेस एज पर यूनिट बेसिस। तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो सेल्स का आइटम है, वेरिएबल एक्सपेंसेस आइटम है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इनको पर यूनिट, हर यूनिट की बेसिस पर देखा जाता है, ऑन एज वेल एज इन द टोटल ऑन दिस कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट। यानी इनकम स्टेटमेंट में दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एक तो पर यूनिट बेस पर भी देखा जाता है और उसको टोटल कॉस्ट की बेस पर भी देखा जाता है। अच्छा, मुझे यहाँ पर मैसेज आया कि 10 मिनट्स बाद फिर दोबारा ये डिस्कनेक्ट होगा, तो 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हमारे बीच में ब्रेक आएगा फिर दोबारा कैरी ऑन होगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट हैज प्रिपेयर्ड फॉर मैनेजमेंट यूज। ये जो स्टेटमेंट अब हम डिस्कशन ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कर रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट बनती है जैसे मैंने आपको कहा, ये मैनेजमेंट के लिए यूज होती है कि ताकि वो इस पर डिसीजन मेकिंग कर सके, एंड वुड नॉट ऑर्डिनरली मेड अवेलेबल फॉर आउटसाइडर। यानी इसको पब्लिश नहीं किया जाता, इसको एनुअल रिपोर्ट्स में नहीं शो किया जाता। ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको नजर आ रही है ना? यस सर। जी जी। अच्छा, यस सर, आ रही है। आपने ये स्टेटमेंट एज इट इज बनानी है एक्सेल पे, ठीक है। तो आप एक्सेल ओपन करें, एक्सेल ओपन करें और यही चीज मुझे बना कर दें, शाबाश। तब तक फिर मैं रिज्वाइन भी करूंगा। इसमें क्या है, आपने
अब मैं इसकी जरा हवाला देता हूँ। ये एक रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी है जिसकी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट है। आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ। G14 में जो मरकज है ना, G14 4, तो ये कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल पास ही है। और वहाँ पर एक वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज प्रोजेक्ट मैनेजर, एक मल्टीनेशनल एनजीओ में प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसने वो जॉब छोड़कर अपनी एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो उस बिजनेस का नाम उसने रखा है बाईसाइकिल। आप ये सर्च करें तो आपको ये फेसबुक पर या गूगल पर मिल भी जाएगा, बाईसाइकिल के नाम से। उस मरकज में अभी भी ये शॉप है। तो वहां पर उसने बाईसाइकिल का, और इस्लामाबाद में एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उसको। काफी लोग आए और उस साइकिल की प्राइस स्टार्ट हुई, मतलब मुख्तलिफ वैरायटी की साइकिल्स हैं उसके पास। इंपोर्टेड साइकिल्स हैं, लोकल नहीं है, बाहर की हैं सारी, इंपोर्टेड है। तो और अच्छे ब्रांड्स भी, यानी 25,000 मिनिमम, 25,000 से लेकर वो 1 लाख प्लस साइकिल है उसके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं उसकी एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। ठीक, तो ये बाईसाइकिल है और इसकी सेल है, और इसके साथ बताया गया कि 500 यूनिट्स हैं। उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2,50,000 है 500 यूनिट की। तो पर यूनिट कॉस्ट कितने डॉलर्स बनी है, तो $500 की एक साइकिल है। ठीक है, इसकी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 150,000 है। इसी तरह इसकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी जो सेल और वेरिएबल एक्सपेंस के दरमियान डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक, और ये हमारे पास $1 लाख है, और इसकी यूनिट पर यूनिट बनता है 200 यूनिट कॉस्ट बनती है। और इसका फिक्स कॉस्ट एक्सपेंस जो है वो 80,000 है डॉलर, और जो नेट इनकम और लॉस है वो 20,000। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है इसका, वो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है उसको कहते हैं। जिसका हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स माइनस एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो वही कॉन्सेप्ट है, खाली टाइटल चेंज हो गया कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंस। इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपने यही बनानी है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए बनानी है कि हमने इसमें यूनिट कॉस्ट को वेरिएबल करना है। यानी हम अगर सेल हो रही है 500 बाईसाइकिल, तो उसको अगर हम 400 करना चाहें तो क्या यूनिट कॉस्ट बनेगी, 550 करें तो क्या यूनिट कॉस्ट बनेगी, ये आपने करना है। अंडरस्टैंड? तो शाबाश, ये आप करें और मैं फिर आप मेरे साथ शेयर करें। सर फिर से बता दें सर, क्या करना है हमने? मैं आपको बता देता हूँ, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैंने ये बनाई है एक स्टेटमेंट, नजर आ रही है आप लोगों को एक्सेल पे? यस सर। अच्छा, ये मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट, रेसिंग बाईसाइकिल कंपनी। ठीक है, इसमें आपने इसी तरह बनानी है, बिल्कुल इसी डिजाइन में। आपने ऊपर टाइटल देना है कंपनी का, कोई भी टाइटल दे दें, जरूरी नहीं है कि आप रेसिंग कंपनी का टाइटल। कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ फॉर द जून। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सेल्स शुरू में, लेस वेरिएबल एक्सपेंस, और लेस करना है, इसको इक्वल आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स एक्सपेंस, और यहाँ पर आएगा नेट इनकम या नेट लॉस, दोनों में से कोई होगा। अब जहाँ पर टोटल कॉस्ट है वो उसको आप रखें रिमेन फिक्स, यानी आपने इसमें अमाउंट इंटर करनी है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट को आपने क्या करना है, फार्मूला इंटर करना है। देखिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स, ये यूनिट जो सेल के साथ है ना, इसको मैंने यूनिट्स बनाए। आप एक अलहदा से कॉलम भी रख सकते हैं, मैं आपको अलाउ करता हूँ, अगर आप उसमें अलहदा से कॉलम रखना चाहें तो आप उसमें अलग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? बहुत आप डिस्टॉर्शन है सर, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। यार क्या रंडी की बच्ची है। अच्छा, आपने इसमें अपना माइक को ऑफ रखना है। ठीक है, एंड डू नॉट यूज एनी अदर, मतलब इसमें कोई ऐसी वो ना करे, फॉर्मल क्लास है तो अपने आप को थोड़ा सा इसमें एक्टिव रखें। अच्छा, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था एक्सेल को, और एक्सेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर फॉर्मूला आपने यूज करना है। अंडरस्टैंड? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा,
तो आपने फार्मूला यूज करना है। आपने क्या फार्मूला यूज करना है कि यूनिट कॉस्ट में आपने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये फार्मूला यूज करना है। यहां पर मैंने फार्मूले में देखें G8, तो G8 टोटल कॉस्ट है, 8 कॉलम है, G कॉलम है, 8 रो है, तो ब्लू कलर में है, और येलो कलर में जो ये है यूनिट, ये C8 है, कॉलम C है और रो 8 है। तो आपने इस तरह से इसको क्या करना है, फार्मूला बनाना है। ठीक है, जब आप करेंगे, अब मैं यहाँ पर 500 है, इसको मैं 300 करता हूँ, तो ये यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है। और अगर मैं इस सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ, लेट से इसको मैं 900 कर देता हूँ, तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। अंडरस्टैंड? यस सर। अच्छा, शाबाश। तो आपने इस तरह एक स्टेटमेंट बनानी है और मेरे साथ शेयर करनी है। ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसको मैं दोबारा से ऑन कर रहा हूँ। आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करनी है। मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूंगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने मेरे साथ ये शेयर करना है। तो आप शाबाश एक्सेल में बनाएं, और जो फर्स्ट